हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का मंथन बैच में मैं रामवृक्ष सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है जिसमें आज है हमारा टॉपिक विद्युत धारा। तो हम इस हमारा पढ़ने का वही पुराना तरीका रहेगा। पहले हम थ्योरी समझेंगे पूरी, है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आए हुए प्रश्न हैं उन सबको मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई एकदम शानदार हो जाती है। तो सबसे पहले विद्युत धारा है, तो मैं बात करूँ विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछ सकता है कि विद्युत धारा की परिवाह क्या होती है ना। यही पूछा जा सकता है ना सबसे पहला पॉइंट। तो चलो भाई सबसे पहला पॉइंट ही बता देता हूं मैं। किसी चालक में कोई भी चालक है, किसी भी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक की मैं बात करूं तो इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और यह कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है, ये भी प्रश्न तो पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे ये कौन सी है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, अदिश राशि है। अब यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट आया चालक। किसी चालक में, तो चालक क्या होता है, चालक हम कह सकते हैं जिसमें हमारी जो विद्युत विद्युत का आवेश है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। या आप कह सकते हैं जिसमें आप प्रॉपर अपनी शुद्ध वाहन में लो, जिसमें जो हीट है ना, हीट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। जैसे आपको पता है लकड़ी से हम पकड़े, लकड़ी को पकड़े, लकड़ी को पकड़ते हैं, एक बात समझना। तो लकड़ी से जब आप आग आग को पकड़ोगे या लकड़ी से जब आप किसी तार को पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, परंतु लोहे से पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो आप कह सकते हैं, ऐसे आप सोचते हैं प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आप पकड़ते तो विद्युत धारा नहीं आती, है ना। और परंतु जैसे लोहे से पकड़ोगे, सोने से पकड़ोगे, चांदी से पकड़ोगे ना, या और कोई धातु है, तो उस धातुएं ज्यादातर क्या होती है, विद्युत की कुछ चालक होती हैं, ठीक है। और जैसे मैं प्लास्टिक से पकड़ूंगा तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट अब देखते हैं। ये तो हमारे प्रश्न अभी हम करेंगे, पहले हम थोड़े ही प्रवाह समझ लें। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होता है। मैं आपसे पूछूं 1 एम्पीयर विद्युत धारा है वो किसके बराबर होती है। तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा, तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होती है, आइए समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे तार में प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में कितना, 6.25, 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 8, कितने, 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते हैं। वही हमारी क्या होती है, विद्युत धारा कहलाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए, फिर दूसरे सिरे से फिर बाहर निकल गए ना। जैसे सपोज के यहाँ से हैं, ये हमारी विद्युत धारा, एक विद्युत धारा क्या कहेगी, 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या कहेगा। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से हमारे एंट्री किए, ये एंट्री किए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा यही होती है। कितने समय में, ये 1 सेकंड पर, कितने में, 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत तार से या तार से एक सिरे से दूसरे सिरे के आर पार निकल जाते हैं, दूसरी ओर निकल जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, यानी एक सिरे से हम प्रवेश कराएं, दूसरे से निकल जाएं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। अगला पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट और आपसे पूछा जाता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। क्या, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं आपसे पूछूं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है, ये शब्द भी आपसे, इन शब्दों को समझने में फिर हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो कोई भी चालक है ना, कोई भी चालक है जो विद्युत धारा जिसमें क्या कर रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर,
किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चालक परमाणु, उसमें चालक परमाणु है तथा अन्य परमाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही, है ना, जो व्यवधान या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो चलो इसे प्रवाह को लिख देता हूं मैं, क्या है, किसी चालक की विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा यह किसी चालक में विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित है, प्रवाहित होने पर चालक, प्रवाहित होने पर चालक में उत्पन्न व्यवधान, चालक पर चालक होने पर चालक के परमाणुओं, चालक के परमाणुओं, चालक के परमाणुओं तथा, चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा, तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान या रुकावट जो होती है, उत्पन्न व्यवधान, ठीक है, इसी को हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इससे इसका मात्रक क्या होता है, मैं पूछूं इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक आपका होता है ओम, क्या होता है, ओम। और साइन भी मैं बना देता हूँ साइड साइड में ना, ये आपका ओम होता है, ऐसे करके आप लोगों ने बनाया होगा, क्या होता है ये, ओम इसका मात्रक होता है, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा था, मानव शरीर में शुष्क विद्युत प्रतिरोध की कोटि कितनी होती है, तो 10 की घात 6 होती है, बस ये प्रश्न कभी पूछता नहीं। इसके बाद एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो आपको पता भी होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम, क्या कहते हैं, ओम का नियम। अब मैं आपसे पूछूं कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। देखो कोई भी चालक है, क्या है, कोई भी चालक है, मैंने कहा कोई भी चालक है, उसकी भौतिक अवस्था चाहे ताप है, दाब है ना, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता, इन सब में क्या होता, कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के तो चालक के सरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है, यानी जो है कोई भी हमारा क्या है, मैं कहता हूँ यदि कोई चालक है, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था चाहे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके चालक के सरों पर लगाया गया, चालक के सरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कोई भी चालक है जिसके ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके सिरों पर लगाया लगाया गया विभवांतर, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम क्या कहते हैं, इसे आपका निकल के आता है बी बराबर आई आर, है ना, क्या होता है, बी बराबर आई आर, यहीं से निकल के आया, कैसे आएगा आइए देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप है, दाब है ना, ये चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आदि में, है ना, आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तब उसके सिरों से, है ना, तब कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर, तो
चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। तो हमने जो चालक के सिरों पर जो विभवांतर हम लगाते हैं उसमें प्रवाहित धारा के उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब मैं कहूँ जैसे कोई भी चालक है उसमें दो क्या है, दो विभवांतर, तो यहीं से आप कह सकते हैं बी अनुक्रमानुपाती आई आ जाता है। क्या होता है, बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाता है। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो बी बराबर क्या आता है, आई आर आ जाता है। बी बराबर क्या आता है, आई आर आ जाता है। यहाँ पे आई तो आपको पता है, आई आपकी क्या है, यहाँ पे आई क्या है, आपकी प्रवाहित धारा है। आई क्या है, आई विद्युत धारा है, यानी प्रवाहित धारा है ना, विद्युत धारा है। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, आपकी विद्युत धारा है। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता हूँ आपसे और आर क्या है यहाँ पे, एक आर एक नियतांक है। आर क्या है, आर यहाँ पे लिख देता हूँ, आर क्या है, एक आर एक नियतांक है। आर क्या है, नियतांक है। तो बी बराबर आई आर आप याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जिससे जो आर हमारा नियतांक इसी को हम क्या कहते हैं, जो नियतांक इसी को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जो आर है इसी को। चलो आगे देखते हैं, ये ओम का नियम है, ओम के नियम से ही बी अनुक्रमानुपात यही होता है। यानी आप कह सकते हैं किसी भी चालक की भौतिक अवस्था आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर, है ना, बी आपका विभवांतर है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। बी को लिखना चाहो तो लिख दो, बी आपका क्या है, विभवांतर है। तो बी बराबर आई आर, ये आप याद रखेंगे। ये बी अनुपात आई, यही अब आपका क्या होता है, ओम का नियम होता है। परिवाह तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा बी अनुपात आई या बी बराबर आई आर, ये आपका ओम का नियम हो गया। इसके बाद एक शब्द और पूछा जा सकता है आपसे, चालकता क्या होती है ना, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ये सब चालकता शब्द और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है आपसे, चालकता। अभी हम प्रश्न करेंगे तब ये सब चीजें समझेंगे, प्रश्नों में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। तो किसी भी चालक का, चालकता क्या होता है, किसी भी चालक के जो प्रतिरोध का व्यतिक्रम होता है उसी को हम चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के प्रतिरोध का व्यतिक्रम, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध का व्यतिक्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम चालकता कहते हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध का व्यतिक्रम होगा उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और इसे जी से व्यक्त किया जाता है, इसे किससे, इसे जी से व्यक्त किया जाता है। तो आप कह सकते हैं जी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जी बराबर क्या आ जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स, मतलब माइनस की एक घात, ये आप कह सकते हैं ओम की पावर -1। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो मात्रक भी आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम आती है विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह, ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध आपसे इतना नहीं पूछता है ना, इस पर हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद सीधा सीधा हम आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ये आप समझेंगे, ये पॉइंट समझने वाला है। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो भागों में करते हैं, दो तरीके से करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे कैसे, एक तो हम करते हैं समांतर क्रम में और एक करते हैं श्रेणी क्रम में।
समांतर क्रम में करते हैं, एक तो हम किस में करते हैं, समांतर क्रम में, और एक हम किस में करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं। किस में करते हैं, श्रेणी क्रम में। ऐसे करके हम प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। देखो एक तो आप परिभाषा पढ़ना चाहो, परिभाषा तो समांतर क्रम क्या होता है, जैसे आर है, आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 और भी आगे हैं, तो ये आपका समांतर क्रम का प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं समांतर क्रम में अगर आप, जो आपका समांतर क्रम की, अच्छा ये तो श्रेणी क्रम मैंने लिखा दिया, ये आपका कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम आपका ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो आप कह सकते हैं समस्त योग के समतुल्य होता है। परिभाषा परिभाषा लिखने के चक्कर में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। या आप कह सकते हैं श्रेणी क्रम में संयुक्त प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोधों के समस्त प्रतिरोधों के, है ना, समप्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो क्या परिभाषा लिखना, परिभाषा के चक्कर में ना पड़ो। समांतर क्रम क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समांतर क्रम में संयोजन हो गया। ये बात भी आप समझ गए होंगे। ये बात समझे आप कि नहीं समझे। इसके बाद एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए, विद्युत शक्ति क्या होती है, क्या होती है, विद्युत शक्ति। मैं बात करूं आपसे कि विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति आप बता दीजिए मुझे। तो विद्युत शक्ति आप क्या कहें, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, ऊर्जा क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक, मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक आपका होता है वाट, मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और जो सबसे ज्यादा आपका उल्टा है, आपसे पूछा जाए किलोवाट घंटा, है ना, विद्युत का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इसी को हम बोलते हैं, या किलोवाट घंटा कोई एक चीज हम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो किलोवाट घंटा या यूनिट आप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल बन जाते हैं। तो किलोवाट तो आप क्या कहेंगे, वोल्ट प्लस इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बट्टे 1000। ठीक है, एक तो ये होता है। एक आपका और होता है वाट इंटू घंटा, यानी वोल्ट वोल्ट इंटू एम्पियर वाला वाट आ जाएगा, तो वाट इंटू घंटा और बट्टे 1000, ये आपकी यूनिट होती है। ठीक है, या एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके पेपर में सवाल बनते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि किलोवाट घंटा यूनिट बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बट्टे 1000 बराबर होता है, या वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसकी जब हम सवाल करेंगे, अभी सवाल जब हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे क्वेश्चंस, जितने पीसीएस, स्टेट पीसीएस, आईएएस, अदर स्टेट पीसीएस जहाँ जहाँ ये प्रश्न आए उन सबको हम देखेंगे। इसके बाद अमीटर की मैं बात करूँ, अमीटर क्या होता है, और भी कुछ शब्द है ना, अमीटर। तो आपके अमीटर क्या होता है, अमीटर से हम क्या करते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। क्या की जाती है, विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, ये अमीटर का काम है विद्युत धारा मापना। इसके बाद एक काम और होता है ट्रांसफार्मर, है ना। तो ट्रांसफार्मर, एसी डायनामो, विद्युत मोटर, ये सब हम देख लेंगे। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो उच्च एसी को निम्न निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ये हमारा विद्युत किसका काम होता है, विद्युत ट्रांसफार्मर का काम होता है। लिखना चाहो तो लिख लो भाई, नहीं तो आप कहें कि ये लिखाया नहीं गुरुजी आपने। ये 3-4 पॉइंट भी आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो ट्रांसफार्मर है, ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहले यही पूछे किस सिद्धांत पर, तो ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पर? ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? जो उच्च जो उच्च वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में, वोल्टेज को निम्न में, निम्न एसी वोल्टेज में व निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में, उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में, इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डायनमो या जनरेटर, है ना। डायनमो या जनरेटर, डायनमो या जनरेटर, तो ये आपका क्या आता है? यह यांत्रिक ऊर्जा, यानी जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, जब जनरेटर घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये यही भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और ये तो डायनमो हो गया। इसके बाद मैं बात करूं विद्युत मोटर, विद्युत तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये हमने पूरी आपकी थ्योरी पढ़ ली, जो आपका विद्युत धारा चैप्टर है, ये पूरा आपका, इतने से आपके बाहर जो हमारे पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे। जो जो आपके पॉइंट होने होते हैं, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जहाँ से आपके पेपर में जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, तो वो हमने पॉइंट पढ़ लिए। अब पॉइंट के बाद बात आती है अब सवालों की। अब हम क्या पढ़ेंगे? सवालों को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे जो अब तक आपके पेपरों में आए हैं। तो चलो हो जाइए तैयार, अब हम लगाते हैं सवाल। तो सबसे पहला सवाल एक बार रिवाइज करा दूं मैं जल्दी से फटाफट से, है ना। यही हमारा पढ़ने का तरीका है। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर है, राशि अदिश है। एक एम्पियर विद्युत धारा बराबर क्या होती है? एक विद्युत एम्पियर धारा क्या होती है? एक सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चले निकल जाए। प्रतिरोध, किसी चालक में विद्युत धारा में प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है। इसके बाद हमने ओम का नियम पढ़ा, है ना। ये हमने सारे के पॉइंट पढ़ लिए, चालकता पढ़ ली, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसके बाद हमने विद्युत शक्ति पढ़ ली, विद्युत परपथ में ऊर्जा क्षय होना। विद्युत ऊर्जा शक्ति आप क्या पढ़ ली हमने? क्या ये समझ आया कि नहीं आया आपको? विद्युत शक्ति समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो इसके बाद हमने ये विद्युत शक्ति पढ़ ली। इसके बाद हमने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, और ये विद्युत मोटर और डायनामो जनरेटर ये सब पढ़ लिए। अब हम लगाएंगे अपने प्रश्नों को। किसको लगाएंगे? एक सेकंड रोकेंगे।
चलो, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, मशीन गन का आविष्कार। ये तो आविष्कारक तो कल हमने पढ़ लिए ना, आविष्कार वाले तो। ये तो गलत चैप्टर ऐड हो गया फिर भाई। देखो मैं पीडीएफ ऐड कर लूँगा ना। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ी हमारे टाइपिस्ट ने एक थोड़ी सी एरर कर दी है। एक मिनट रुकेंगे ना, 2 मिनट का पेशेंस रखेंगे, थोड़ी पीडीएफ में ले लूँ।
कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, मैं ना एक दो पॉइंट और देख लें, पीपीटी अभी हमारी आ रही है तब हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक पॉइंट और है, जैसे जो हमने विद्युत मोटर पढ़ा ना, विद्युत मोटर में आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये धारा चुंबकीय के सिद्धांत पर, किसके, कौन से सिद्धांत पर ये काम करती है, तो धारा चुंबकीय सिद्धांत पर। किस पर, धारा चुंबकीय सिद्धांत पर। ये आपकी धारा चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है। इसके बाद हम आगे के पॉइंट और समझते हैं, कुछ पॉइंट वो आप समझेंगे, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम। इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि विभव क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कि विभव क्या होता है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, कभी कभी सवाल में आप लोगों को कन्फ्यूज कर सकते हैं, है ना। वैसे यहाँ से पूछ नहीं आते प्रश्न, पर देख लेते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आगे आपके काम आ जाए। मैं पूछूं आपसे कि विभव क्या होता है। विभव क्या होता है। तो किसी इकाई धनावेश किसी इकाई धनावेश को अनंत से, को अनंत से, कोई भी इकाई धनावेश है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। ठीक है, यही आपका क्या होता है, लाने में किया गया आपका कार्य। कोई हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। कार्य को ही हम क्या कहते हैं, कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है।
अब आ रही है आवाज? फिर से समझाता हूँ मैं। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो यूनिट आपकी होती है वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। जैसे पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पढ़ाया था, देखो ये रहा फॉर्मूला। किलोवाट घंटा या यूनिट बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बट्टे 1000 या वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया, तो ये आपने देखा यहाँ पे, तो यही काम हमने किया। तो वाट गुणा घंटा बट्टे 1000, 1000 से 1000 कट गया, एक आ गया। सेम काम हमने इस सवाल में किया कि वाट गुणा घंटा बट्टे 1000, बट्टे कितना 1000। तो वाट आपका कितना है भैया? वाट 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है और बट्टे 1000। तो ये 1000 से 1000 कट गया, तो अपने 1 यूनिट आ जाएगा। और 1 यूनिट का मतलब आपका क्या होता है? 1 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगे हैं, तो 500 वाट हो गया, और 20 घंटे तक जलाया जाए तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? बट्टे 1000, है ना, वही काम है। अब बार बार, तो 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 5 दूनी 10 यूनिट हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 यूनिट गुरुजी। अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोवाट घंटा होता है, उसका मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है ना। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां होंगी। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा, तो आपको पता है, ये बात बताइए भाई जल्दी से, आप में से कौन कौन बताएगा? तो विद्युत ऊर्जा आप कहेंगे कि वाट गुणा घंटा बट्टे 1000, है ना। तो वाट कितना है? 100 वाट का बल्ब है, पर 4 बल्ब में तो 400 वाट हो गया। और घंटा कितना है? 4 घंटे तक बट्टे 1000। 100 वाट के एक बल्ब, एक ही बल्ब है, सॉरी, बल्ब तो एक ही है ना। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक, और बट्टे 1000, तो डबल जीरो है, डबल जीरो, 4 में 10 से भाग करें तो 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला सवाल, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जो बिजली की खपत होती है, उसका जो हमारा बिल है, किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के, वोल्ट के, या एम्पियर के? तो बताओ जल्दी से, 6 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है, हम अभी भी माप रहे थे कि वाट में हम मापते हैं, किस में मापते हैं? वाट में। तो आप कहते हैं ऑफ वाट है, वाट का मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा? तो आपको पता है कि वाट गुणा घंटा बट्टे 1000, वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। तो भैया वाट कितना है? 60 वाट का बल्ब है और 5 घंटे चलता है, और 30 दिन, है ना, दिन भी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि तो एक दिन का है। ये कितना है? ये तो आपका कितना है? एक दिन का है, और यहाँ पे कितने? 30 दिन है, और बट्टे 1000, बट्टे कितना है? 1000 है। तो ठीक है भैया, कर दो सॉल्व। अब क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ये 2 बार, और 2 से ये 3 बार, तो 3 3 जा 9। तो 9 यूनिट का बिजली आपकी खर्च हो जाएगी। कितनी? 9 यूनिट की बिजली खर्च हो जाएगी। यानी 60 वाट का एक बल्ब आप 5 घंटे जलाते हो डेली, तो एक महीने में 30 दिनों को 9 यूनिट का बिजली आपकी बना देगा। ठीक है, अगला सवाल, 220 वोल्ट जनरेटर में एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति बताओ। बल्ब की शक्ति बताओ। तो बल्ब की शक्ति आप सीधा सीधा जानते हैं कि 220 में आप कितने हैं भाग कर देंगे? 220 में आप 0.5 से भाग कर देंगे, आपकी शक्ति आ जाएगी। शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ये तो विद्युत शक्ति मैंने पढ़ाया आपको, तो 200 पीछे पढ़ाया थ्योरी में, तो सीधा 220 आपका बल्ब से जुड़ा हुआ है, और धारा कितनी है? 0.5, तो धारा से भाग कर दो, बल्ब की शक्ति आ जाएगी, है ना। तो 5 से जब भाग करेंगे 0.5 से, आप पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो,
5 से भाग करो, 5 सॉरी शक्ति पूछिए, विद्युत शक्ति। तो शक्ति के लिए तो आपको गुणा करना पड़ेगा ना, सॉरी 220 गुणा 0.5। तो 220 में जब 0.5 से गुणा करेंगे तो 110 वाट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 110 वाट, ऑप्शन नंबर 8 का। ठीक है, बताइए क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो तो बता दो आप मुझे, देखो जल्दी से और बताओ। अगला सवाल देखें। दो समांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए मैंने क्या बताया, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। ये समांतर क्रम होता है, देखो मैंने ये आपको सब पढ़ाया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप ना पढ़ें, क्योंकि इसमें पूरा जब बिना थ्योरी पढ़े मजा आता ही नहीं है ना। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, दोनों पढ़ाया था। देखो समांतर और श्रेणी, जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप देखेंगे अब। तो देखो, दो समांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, तो कुल यानी 1/1.403, तो आपको ये दिया गया है। कुल प्रतिरोध इतने ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान, एक का मान आपका 1/2 है, तो आपसे दूसरे प्रतिरोध का मान पूछा तो 1/R2 आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो इसे क्या कर दोगे 1000 ना, पॉइंट उठाओगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 1000/1403 और माइनस के 1/2 बराबर के 1/R2। ठीक है, 1/R2 हो गया। तो अब आप एलसीएम लेंगे भाई, या 1/R2 बराबर कर दो 1/R2 बराबर, है ना। अब जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 14 तीनों दो का 2806 आ जाएगा एलसीएम। जब इसमें 2 से गुणा किया तो 2 गुना तो 2000 हो गया। इसमें 2 से भाग करें 14 3 तो माइनस के 14 3 हो गया। तो 14 3 में 2000 में है 14 3 घटाएंगे तो आपको 597 बच जाएगा। 597/2806, 597 कितना आ जाएगा 2806 आ जाएगा। अब आपको पता है तो 1/R2 की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, 1/R2 का मान कितना था 597/2806, 597/2806। तो जब R2 की वैल्यू निकालेंगे कैंची गुणा कर देंगे तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा 2806 और बट्टे 597 और R2 ऊपर पहुंच गया बराबर R2। जब आप R2 भाग करें तो 5 पंजे 25 कितना आ जाएगा, और 5 पंजे 6 पंजे 23, तो 4 पॉइंट कुछ जाएगा। तो 4 पॉइंट कुछ का कोई ऑप्शन है इसमें, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा 4 वाला, तो 4.70 किलो ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.70 किलो ओम। भाग कर दोगे आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक मकान में दो बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। दो बल्ब लगे हुए हैं तो क्या सही है, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, रेजिस्टेंस तो समान हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो बताओ भाई जल्दी से कौन बताएगा। देखो, एक मकान जिनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, जो अधिक प्रकाश देगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और तो अधिक प्रकाश वाले रेजिस्टेंस अधिक नहीं, उल्टा होता है। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, रेजिस्टेंस कम अधिक है तभी तो वो कम जल पा रहा है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा जलेगा। अगला प्रतिरोध है ना, यानी प्रतिरोध। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर उच्चतर अवरोधक है, उच्चतर अवरोधक है। मंद रोशनी वाले में ज्यादा होगा, है ना, उसी में तो प्रतिरोध ज्यादा है, मंद रोशनी वाले में जिसमें प्रतिरोधक ज्यादा होगा। तो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, कौन से प्रकार से जोड़े हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े या समांतर क्रम में जोड़े। अब देखो, आपको पता है कि अगर हम, एक बात सुनना आप, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो सबसे पहले तो आपको श्रेणी और समांतर क्रम पता होना चाहिए फिर से, है ना। तो समांतर क्रम तो आपका क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1
और R2 है ना, और ये क्या होगा R1 प्लस R2 है ना, ऐसे ही तो चलेगा, R1 प्लस R2 ऐसे चलेगा। ये दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो एक प्रकार के ही बल्ब हैं, तो हम किस प्रकार से जोड़ें कि जिससे रोशनी हमें ज़्यादा मिलेगी? तो आप कहेंगे दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस कम आएगा, इससे क्या आएगा? तो हम क्या जोड़ेंगे? दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? दोनों को हम तो कभी बात है ना कि बल्ब हैं उन्हें किस क्रम में जोड़ें कि जिससे रोशनी ज़्यादा आएगी? तो आप कहते हैं समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में ज़्यादा रोशनी देंगे। अगला, डायनमो जैसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वो वास्तव में है। आयनस आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत करता है, ऊर्जा का परिवर्तन करता है, इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा को बदलता ही तो है। जो डायनमो होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैंने बताया डायनमो या विद्युत जनित्र जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यही आपसे पूछा गया है। तो ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऊर्जा का क्या होता है? परिवर्तक। अगला प्रश्न, डायनेमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना? नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये। ठीक है, अगला, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सीधा सीधा। अगला, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो टरबाइन होते हैं वो भी आपके घूमते हैं और डायनेमो घूमते हैं, तो आप कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सी? मैकेनिकल ऊर्जा को हम किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा में कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो बता दो भाई जल्दी से कौन सा इसका आंसर होगा? तो आपको पता है जो ऊर्जा है हमारी कभी नष्ट नहीं की जा सकती, केवल एक से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होगी। अगला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनामो पवन चक्की ये सब बदल रहा था, परंतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो उसे कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलती है। कौन बदलती है? विद्युत मोटर बदलती है। ठीक है, अगला, विद्युत मोटर में क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। अगला, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, तो देखो ये मैंने बताया डायनमो है ना, ये मैंने आपको लिखाया है बड़ा स्पष्ट क्लियर। देखो आप ऊपर जाएंगे सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको लिखाए हुए हैं, तो इस वजह से अब हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रहा, वियांतरिक ऊर्जा ये चुंबकीय प्रेरण पर है ना, ये चुंबकीय प्रेरण पर। कौन से सिद्धांत पर? इसका सिद्धांत की बात मैं करूं तो सिद्धांत इसका कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, और सिद्धांत इसका विद्युत मोटर का धारा चुंबकीय सिद्धांत पर। तो ये पॉइंट छूट गया तो हमने लिख लिया। अगला, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें? विद्युत सेल वगैरह में होती है, तो बैटरी में हो सकती है, या तो आप कह सकते हैं तो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल भी होता है ना, या जो विद्युत सेल होता है, जो सेल होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं ये। अगला 22 नंबर प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचेंगे। जो वोल्टेज के भाई कम वोल्टेज पे विद्युत धारा ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपात होता है तो तार क्या हो जाता है? जल जाते हैं। तो आप कह देंगे 22 नंबर का हो जाएगा ए। अगला, फेराइडे स्थिरांक है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, सार्वभौमिक स्थिरांक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 23 नंबर प्रश्न का आप आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई नहीं है ना। अच्छा, सार्वभौमिक सिद्धांत पर काम करता है, सॉरी, फेराइडे स्थिरांक किस पे? सार्वभौमिक सिद्धांत पर काम करता है। अगला, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में,
वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसमें, ठीक है, ये बात भी ठीक है। बताओ भाई जल्दी जल्दी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता उसमें। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होते नहीं, धारता को एम्पियर में घंटा में व्यक्त करते हैं, ये बात भी ठीक है। तो 1 और 4 ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, जो निकल कैडमियम बैटरी होती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर, बिल्कुल इन तीनों में यही बैटरी का उपयोग किया जाता है कि निकल कैडमियम का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? रोशनी के बल्बों में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है ना, किसका? टंगस्टन का। जो रोशनी के बल्ब होते हैं, बल्ब में कौन सी धातु का? तो आपके टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं पूछूं आपसे कि जो टंगस्टन, इसकी खोज किसने की थी? तो टंगस्टन की जो खोज की थी, ये प्रश्न पूछ सकता है, जो टंगस्टन की खोज है वो आपकी किसने की थी? तो आपने टंगस्टन की खोज की थी बर्गमैन ने। किसने की थी? बर्गमैन ने टंगस्टन की खोज की थी। कौन सी सन में की थी, ये भी तो आपसे पूछा सकता है। तो इसने 1781 में की थी, 1781 ईस्वी में। जो टंगस्टन ये कितना ताप झेल सकता है? तो इसका गलनांक जो होता है, इसका गलनांक होता है टंगस्टन का, वो कितना होता है? गलनांक 3422 डिग्री से, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड से 5555 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है टंगस्टन का, ठीक है। किसका? टंगस्टन का। तो ये बात आप लोग याद रखना। अगला, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार के, एक साधारण बिजली का बल्ब अपेक्षाकृत अल्प जीवन का होता है, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, बात ठीक है। फिलामेंट के सहायता तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये बात भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, एक दो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो जो जलता हुआ विद्युत बल्ब होता है उसके उसमें जो ताप होता है वो कितना होता है? तो आपको होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 तक, 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आप देख लो भाई ऐसा कौन सा इसमें 1500 से 25 नहीं है पर 2000 से 2500 है, तो इसी को आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, तड़ित से में वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। जब विद्युत ऊर्जा पड़ती है, जो बिजली पड़ती है, आप कितना बिजली कड़क रही है, तो बिजली जब कड़कती है, बिजली उस पर पड़ती है तो जल सकता है ना, अत्यधिक होती है वो भी। नीचे कथन और काट देंगे, अध्ययन कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो 32 आपको देखना है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, बिल्कुल जो आप देखे होंगे, जो इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उस पर ऊपर एक लगा रहता है कुछ ना लोहे का, जैसे आप ताजमहल देखेंगे उसके ऊपर त्रिशूल लगा, मंदिरों के ऊपर त्रिशूल सा लगा रहता है ना, जो छड़ लगे थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उन पे, तो वो क्या होता है, उनसे एक तार आता है जो बिल्कुल धरती में जाके जुड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई उसमें उन पे विद्युत जो बिजली कड़कती हुई गिरती है तो वो उसे झेल जाती है और बच जाता है। ऐसे आप लोगों को पता है एक बार ताजमहल पर बिजली गिरी थी तो केवल वही नष्ट हो पाया था उसका, और पूरा ताजमहल बच गया। अगर वो ना होता तो ताजमहल को पूरे को ले डूबती। तो ये होता है, इससे बच जाती है ना। तो ये आवेश में पृथ्वी तक भेज देते हैं, बिल्कुल आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना है। तो जैसे 3, आपने देखा होगा प्लग ऐसे होता है, 3 पिन का प्लग होता है, पर जो बड़ी वाली होती है ये आपका थोड़ा बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, इसमें काला तार होता है, इसमें काला तार वो विद्युत में जाके जो विद्युत आवेश को पृथ्वी में छोड़ देता है। तो क्या करता है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से। तो 33 नंबर प्रश्न देखो और बता दो आप में से कौन कौन बताएगा, बताओ भाई जल्दी से। तो किससे हम जोड़ेंगे, ये हमारा आधार सिरा हो जाता है। ये वाला सिरा कौन सा होता है, आधार सिरा होता है, ठीक है, आधार सिरा होता है।
तो इसी से हम जोड़ देंगे इसे, जिससे कभी कोई दुर्घटना होने से बच जाती है ना। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के लिए। बताओ भाई जल्दी से ये क्या होगा? तो अर्थ का प्रयोग क्या होता है? सुरक्षा के लिए, वही क्या अर्थ जाके दे देगा अपना। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वो हैं समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोध पर, समान विभव पर। बताइए भाई, अगर वे समान विभव पर होंगी, समान विभव पर होंगी, तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। और क्यों नहीं होती? क्योंकि ओम का नियम आपका क्या कहता है? ओम का नियम, बी ओम के नियम के कारण ओम का नियम लग जाता है ना। तो जब भी आपका विभव समान होगा तो आपकी धारा प्रवाहित नहीं हो पाएंगी। अगला, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेन स्विच में यह समांतर जुड़ा होता है, तो फ्यूज होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे आपके घर में जितने भी यंत्र होते हैं सब में फ्यूज लगा होता है। तो कभी भी कोई जैसे लाइट ज़्यादा हो गई, कम हो गई, कोई कोई फॉल्ट वगैरह हो, तो तुरंत फ्यूज फूक जाता है, तो वो पूरे हमारे सिस्टम को बचा लेता है ना। परंतु इसका गलनांक निम्न होता है, उच्च होता है, ये सब आपको देखना है। अब बताओ 36 नंबर सवाल का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा? ये मेन स्विच से यह समांतर जोड़ता नहीं, यह मुख्य रूप से रजत में से धातु से बना होता नहीं, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है जिससे जल्दी ये जल जाए, खत्म हो जाए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। बताओ भाई फ्यूज का कौन सा सिद्धांत है? जल्दी से बता दीजिए आप। तो आप कहते हैं फ्यूज का जो सिद्धांत है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है ना, ऊष्मा वो जल जाता है विद्युत फ्यूज। अगला, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोध शक्ति, उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति, निम्न गलनांक। बताओ जल्दी से क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो प्रतिरोध तो उसका उच्च होगा पर गलनांक निम्न होता है, नहीं जल्दी जल जाता है। उच्च प्रतिरोध होगा पर गलनांक निम्न होगा, जिससे कभी कोई दुर्घटना जैसी संभावना है या कोई फॉल्ट वगैरह हो तो यंत्र को बचा ले, उसका गलनांक निम्न होता है तो वो जल जाता है। परंतु लाइट आपको जितनी जरूरत होती है, पतला हाथ तार होता है पर लाइट जितनी जरूरत होती है पूरी आप तक पहुंचती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल पतला हाथ तार होता है उसमें। अगला बताओ, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका है गलनांक कम होता है, गलनांक ज्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध कम होता है। तो देखो भाई गलनांक कम होता है ये बात भी ठीक है, और प्रतिरोध अधिक होता है ये भी ठीक है, तो आप कह देंगे इसका तो ए एंड सी हो जाएगा, है ना, ए एंड सी हो जाएगा। अगला, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु का बना होता है। जो हेलोजन लैंप होती है उसका तंतु है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन आयोडीन का, टंगस्टन ब्रोमीन का, टंगस्टन सोडियम का। तो बिल्कुल टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। अगला, कथन एक, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब आपका ये तो आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपको दो निष्कर्ष दिए गए हैं। धातु अणुओं अणुओं पर पारस्परिक संगठन में ऊष्मा ऊर्जा ऊर्जा का मोचन होता है, बात ठीक है? नहीं ये तो बात ठीक नहीं है, ये बात तो गलत है हमारी। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, घरेलू विद्युत तार स्थापना मूल तो होते हैं, जो घर में हमारे विद्युत तार होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में? बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे समांतर क्रम में जोड़े जोड़े जाते हैं, किसमें? समांतर क्रम में। अगला, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण, काले रंग का मैंने अभी आपको बताया उदासीन तार होता है, वो कहाँ विद्युत को कहाँ ले जाता है? धरती में ले जाता है, जो आपका ऊपर वाला होता है ना, आप ऊपर वाला, जैसे 3 प्लग है ना, ये 3 फेज वाला, तो ये वाला आपका काला तार होता है, ये वाला क्या होता है? काला तार इसमें लगता है। ठीक है, अब गाँव में तो चाहे कैसे भी कोई भी तार लगा लेते हैं, 3 प्लग इसीलिए जरूरी होते हैं, तीनों प्लगों में। गाँव में तो कोई तीसरे प्लग में वही नहीं करवाता, तीसरे में आपका कुछ वो कनेक्ट ही नहीं करवाता है। तो बताओ 43 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कह देंगे 43 का हो जाएगा सी, उदासीन तार में। अगला, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 102 ओम, 104, 106, 108। तो मानव शरीर में बताओ, ये भाई सब के सब गलत हैं। ये 10 की पावर में होता है, 10 की पावर 6 ओम होता है, 10 की पावर 6 ओम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिखाया नहीं था, तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं ये। ठीक है,
10⁻6 ओम होता है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्लेट फ्लोरेसेंट लैंप, सेंटर फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। 40 नंबर। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश जो उत्सर्जन डायोड करने का सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? तो आपके विद्युत संदीप्ति पर काम करता है। अगला कथन एक है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करती है। तो 47 का आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। बिल्कुल भैया, एलईडी आजकल उससे ज्यादा चलती है, बात ठीक है। तो पहला वाला तो हमारा सही है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होती है। बिल्कुल भाई, अधिक ऊर्जावान होती है ना। आपको पता है छोटी एलईडी बहुत ऊर्जा देती है, बहुत प्रकाश देती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? ये आप बता देंगे। 49 नंबर का आंसर क्या होगा? 49 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या होगा। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पाराबाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। बात बिल्कुल ठीक है। अगला सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। सीएफएल की बहुत अधिक होती नहीं, सीएफएल की कम होती है, बहुत अधिक नहीं होती, कम होती है। तो ये वाला गलत हो गया। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम होता है। तो बिल्कुल ये भी बात ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं? बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से। 49 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आप लोग आंसर बता दीजिए। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री उत्पन्न करती हैं, तो एलईडी बत्तियां ऐसा नहीं होता। बात ठीक है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों का उपयोग अत्यधिक अधिक होती नहीं। सोडियम बत्तियां दृश्य प्रकाश की स्पेक्ट्रम लगभग एक्वाडी होती हैं, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ग सुविधा प्रदान करती हैं। बात ठीक है। तो आप कह देंगे 1 और 3 हो जाएगा। अगला फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन, सोडियम, मरकरी और नियोन। बताओ जल्दी कौन सी भरी जाती है? तो मरकरी और नियोन भरी जाती है। अगला एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिकतम फ्लोरेसेंट अधिमान दिया जाता है, क्योंकि बताओ ऐसी क्या कंडीशन होती है? तो आप कहेंगे इसमें प्रकाश प्रकाशित विकसित करने में बहुत अधिक सतह होती है, वोल्टेज का उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित होती है, कर नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है। सब के सब गलत हैं ये तो, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? जो श्वेत प्रकाश उसे कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, परमाणुओं को उत्तेजित करके, तंतु को गर्म करके, अणुओं को दोलित करके। तो आप क्या कह देंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूरा चैप्टर आपका हो गया विद्युत धारा वाला। ठीक है, विद्युत धारा आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सभी से अच्छा और अपने पढ़ते रहें, आपका पेपर बड़ा नज़दीक है। ठीक है, अब मेन चैप्टर आपके मैं बात करूं, विद्युत धारा भी हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद 2 ही चैप्टर आपके बचे हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी आपके यूपी पीसीएस में कहीं से भी फ्री में प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो पढ़ते रहिए, आप अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।